हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 7 का ज्योग्राफी बुक से अध्याय 4 वायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ये वीडियो स्पेशल बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 अध्याय करा रखा है, साथ ही साथ क्लास 6 का ज्योग्राफी भी हमने कंप्लीट करा रखा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इन सभी का अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी 1 रुपया खर्च किए हुए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है, वायुमंडल में मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती हैं। बी कथन है, कार्बन डाइऑक्साइड के बिना पृथ्वी इतनी गर्म होती कि इस पर रहना असंभव होता। सी कथन है कि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता स्तर भूमंडलीय तापमान का कारण बन रहा है। एक से अधिक सही होगा या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पर पहला कथन के बारे में दे रखा है कि वायुमंडल में मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती हैं, बिल्कुल ही सही है। ध्यान रखना है, वायुमंडल में मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती हैं, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। ठीक है, बी कथन दे रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना पृथ्वी इतनी गर्म होती कि इस पर रहना असंभव होता। ये कथन गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसके अभाव में पृथ्वी इतनी ठंडी होती, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड के अभाव में पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव होता। ठीक है, तो गर्म नहीं होती, ठंडा हो जाता। ठीक है, सी कथन दे रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता स्तर भूमंडलीय तापमान का कारण बन रहा है। ये कथन यहाँ पे सही है। सही आंसर होगा इसका डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे व्याख्या से और अच्छे तरीके से देखिएगा ध्यान से। वायुमंडल में मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस पैदा करती हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। और इसके अभाव में पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव होता। किंतु जब कारखानों कार के धुओं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। इसे क्या कहा जाता है, भूमंडलीय तापन कहा जाता है। ठीक है, तापमान में यह वृद्धि दुनिया के सबसे ठंडे भागों में बर्फ के पिघलने का कारण बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में क्या आता है, बाढ़ आ जाता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन हम लोग देख लेते हैं एक बार, क्या आप जानते हैं इसे। आप ही लोग का डिमांड है कि क्या आप जानते हैं, इसे सवाल बनाया कीजिए, तो सवाल वहीं से बनाया गया है। देखिएगा ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुओं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापमान या फिर ग्लोबल वार्मिंग इसी को कहते हैं। भूमंडलीय तापमान या फिर इसका इंग्लिश वर्ड है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ क्या होती है, पिघलने लगती हैं, जिसके परिणामस्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती हैं। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधों एवं पशु क्या हो सकते हैं, लुप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से ये सवाल बनाए गए थे। ठीक है, चलिए लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल रहेगा आपके लिए। सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वायुमंडल में मुख्य गैस हैं। बी कथन है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और नाइट्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। सी कथन है, गैसों के अलावा छोटे छोटे धूलकण भी हवा में मौजूद होते हैं। एक से अधिक कथन सही है या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। दे रखा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वायुमंडल में मुख्य गैसें हैं। कथन गलत है, ध्यान रखिएगा। वायुमंडल में मुख्य गैसें कौन कौन सी हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलाकर के 99% भाग बनाती हैं। ठीक है, तो पहला कथन गलत है। बी कथन है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और नाइट्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन दे रखा है, नाइट्रोजन कम मात्रा में नहीं पाई जाती है, सबसे ज़्यादा तो ही पाया जाता है 78%। तो ये भी कथन यहाँ पे गलत है। सी कथन है कि गैसों के अलावा छोटे छोटे धूल कण भी हवा में मौजूद होते हैं। ये कथन सही है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन, गैसों के अलावा छोटे छोटे धूल कण भी हवा में मौजूद होते हैं। ठीक है, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, है ना। देखिएगा यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 78%, ऑक्सीजन होता है 21%, और दोनों मिलाकर के होगा लगभग 99%, और 1% में बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अन्य सभी गैसें, धूलकण वगैरह सब इसमें शामिल होते हैं।
ठीक है। तो ध्यान रखना है आर्गन का परसेंट भी और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। साथ ही साथ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, है ना। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे दो गैसें हैं जिससे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है, ना कि नाइट्रोजन। ठीक है, इन गैसों के अलावा छोटे छोटे धूल कण भी हवा में मौजूद होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ताकि जब आप लोग को हम PDF फाइल प्रोवाइड करें तो वहाँ से सुधार करें। एक ये वाला है, ठीक है, यहाँ टाइपिंग गलत सुधारने इसको, और इन गैसों के अलावा तो यहाँ पे भी छुटा हुआ है। ठीक है, चलिए, ताकि आप लोग को PDF फाइल में दिक्कत ना हो, है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं कि पौधों के उनके उत्तरजीविता के लिए आवश्यक गैस हैं। बताना है पौधों के उनकी उत्तरजीविता के लिए आवश्यक गैस है कौन सी। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है पौधों के उनके उत्तरजीविता के लिए नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यक गैस है, सही आंसर होगा यहाँ पे C ऑप्शन। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। कहता है यहाँ पे कि नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, सबको पता है। जब हम सांस लेते हैं तो हम फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी लेते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, लेकिन पौधों को उनके जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। देखिए हम लोग जब ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन ही नहीं लेते हैं, वायुमंडल में उपस्थित सारी गैसों को हम लोग लेते हैं, लेकिन हमारे लिए जो यूजफुल होता है उसे रख लेते हैं, बाकी गैसों को यूं ही जैसे होता है वैसे वापस कर देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन गैस हम लोग लेते हैं, लेकिन हम लोग बाहर उसको निकाल देते हैं, उसका कोई यूज नहीं करते। लेकिन पौधों को उनके जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ये सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, मिट्टी तक कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले बैक्टीरिया वायु से नाइट्रोजनीकरण करके, है ना, जो प्रक्रिया है ये नाइट्रोजन प्राप्त करने का, उसको बोलते हैं नाइट्रोजनीकरण करना। ठीक है, तो वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिसे नाइट्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, ताकि पौधे इसका उपयोग कर सकें। ठीक है, जिसके उत्तरजीविता के लिए क्या जो आवश्यकता है, नाइट्रोजन की। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि समताप मंडल में ओजोन गैस की एक परत भी होती है। बी कथन है कि मौसम की सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा और ओलावृष्टि समताप मंडल में होती हैं। सी कथन है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। एक से अधिक सही है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। दे रखा है यहाँ पे समताप मंडल में ओजोन गैस की एक परत भी होती है। क्या ये कथन सही है या फिर गलत है, बताइए ज़रा। तो ये सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समताप मंडल में ओजोन गैस की एक लेयर बनी होती है। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पे सही है। बी कथन कह रहा है कि मौसम की सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा और ओलावृष्टि समताप मंडल में ही होती हैं। ऐसा नहीं है, ये सभी घटनाएं जितनी भी मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, तो ये कथन गलत है। और क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, तो ये कथन ध्यान रखना सही है। ठीक है, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये आपका ये जो देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका यहाँ से ये सीमा, ये देखेंगे ये जो है ना आपका ये परत आपका क्षोभ मंडल है। ठीक है, और इसके ऊपर देखेंगे सप्ताह मंडल में ही देखेंगे कि ये ओजोन यहाँ पे एक लेयर बना होता है। ठीक है, और ये मध्यमंडल है जहाँ पे उल्काएँ ला करके जल जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे जैसे जैसे मिलेंगे वो लोग डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे कि वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि इसी परत में होती हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल निहित है। यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती हैं। फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। ठीक है, समताप मंडल की जो परिस्थितियाँ हैं वो क्या होती हैं, लगभग अनुकूल होती हैं हवाई जहाज उड़ाने के लिए। ठीक है, समताप मंडल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें देखेंगे कि ओजोन गैस की एक परत होती है। ठीक है, जो कि सूर्य से आने वाली विकिरण किरणों को क्या करती है, रोकती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे निम्नलिखित पर विचार करें। पहले दे रखा है क्षोभ मंडल की जो लेंथ है वो 13 किलोमीटर है, समताप मंडल की 50 किलोमीटर, वायुमंडल 80 किलोमीटर और मध्यमंडल 80 से 400 किलोमीटर। उपयुक्त में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्षोभ मंडल की लेंथ 13 किलोमीटर है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है,
इसकी जो औसत ऊंचाई है क्षोभमंडल की वो 13 किलोमीटर है, ठीक है। जबकि समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है, 50 किलोमीटर, ये भी सही है। बाह्य वायुमंडल की जो ऊंचाई है ना, ये 80 से लेकर के 400 किलोमीटर के बीच है, ठीक है। 80 से लेकर के 400 किलोमीटर के रेंज में पाया जाता है आपका बाह्य वायुमंडल, ठीक है। जबकि मध्य मंडल की जो ऊंचाई है वो है 80 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और 4 क्या है, गलत है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, 1 और 2 सही है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। आप चाहे तो इस आकृति से समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग इसका डिफिनेशन यहाँ पे व्याख्या के रूप में लिखा है, देखिएगा ध्यान से। क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। क्षोभमंडल के ऊपर समताप मंडल निहित है। यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, ठीक है। समताप मंडल देखेंगे क्षोभमंडल के ऊपर में है और ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। मध्यमंडल वायुमंडल की ये तीसरी परत है और यह समताप मंडल के ऊपर स्थित है, ठीक है। और यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद है बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ यहाँ पे तापमान क्या होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये भी सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और आयन मंडल जो है ना, इसी का एक भाग है और इसका विस्तार देखने को मिलता है 80 से 400 किलोमीटर के बीच, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगें वापस पृथ्वी पर परावर्तित होती हैं। बहिर्मंडल, मध्यमंडल, सप्ताहमंडल या फिर एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको कि पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगें वापस पृथ्वी पर परावर्तित कौन करता है, बहिर्मंडल, मध्यमंडल, सप्ताहमंडल या एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा आयन मंडल, ठीक है। पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगें आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, ई ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ध्यान रखना है, सही आंसर होगा आयन मंडल, ठीक है। बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे, बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। और आयन मंडल इसी का एक भाग है। इसका विस्तार 80 से लेकर के 400 किलोमीटर के बीच है। यह परत रेडियो प्रसारण में मदद करती हैं। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पृथ्वी पर पुनः परावर्तित कर दी जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श स्थिति कहाँ पाई जाती है, क्षोभमंडल, बहिर्मंडल, मध्यमंडल, इससे अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। सही जो परिस्थितियाँ होती हैं हवाई जहाज उड़ाने के लिए वो होता है समताप मंडल, ठीक है। समताप मंडल बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती हैं। फलस्वरूप इसकी परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श होती हैं। तापमान भी लगभग यहाँ पे नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ये ऑप्शन सही आंसर है, समताप मंडल, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जलते हैं। बताना है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जलते हैं। क्षोभमंडल में, बहिर्मंडल में, मध्यमंडल में, इससे अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हम पहले भी बता चुके हैं, क्या होगा इसका आंसर, मध्यमंडल। ध्यान रखना है, उल्का जो पिंड होता है तो ये मध्यमंडल में आने के बाद ये जल जाती हैं। सही आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, मध्यमंडल, ठीक है। बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे, मध्यमंडल वायुमंडल की ये तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ऊपर स्थित है। यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें बहिर्मंडल में अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं, क्योंकि बहुत हल्की होती हैं हीलियम और हाइड्रोजन गैस। इसीलिए देखेंगे एरोप्लेन के जो टायरो एरो जो होते हैं उनमें हीलियम गैस भरी जाती हैं, क्योंकि एक तो अक्रिय गैस होती हैं, ठीक है, और साथ ही साथ हल्की होती हैं, ठीक है। तो ये भी सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। बताना है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है, तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। बी कथन है, सेल्सियस पैमाने पर जल 4 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। और सी कथन है, इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। एक से अधिक कथन सही है या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो बात करें पहला कथन के बारे में, दे रखा है तापमान को यानी टेम्परेचर को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। बिल्कुल कथन सही है, ठीक है। तापमान मापने की जो मानक इकाई होता है, स्टैंडर्ड यूनिट होता है, वो क्या होता है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फ़ारेनहाइट में मापते हैं ना हम लोग, लेकिन इसका जो मानक यूनिट है वो क्या है, डिग्री सेल्सियस। जिसे लेंथ को मानते हैं किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, किलोमीटर में माप सकते हैं, मीटर में माप सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है।
ठीक है। वैसे ही यहाँ पे तापमान का मापने की जो मानक इकाई होती है वो डिग्री सेल्सियस होती है। बी कथन कह रहा है कि सेल्सियस पैमाने पर जल 4 डिग्री पर जमता है, नहीं 4 डिग्री पर नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री पर ये उबलता है। तो दूसरा कथन गलत है। सी कह रहा है कि इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था, ये कथन सही है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी ऑप्शन सही होगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, क्या आप जानते हैं से सवाल लिया गया था, ध्यान दीजिएगा। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री पर ये सेल्सियस पर ये जल पर ये जमता है, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलता है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है, आतपन सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है। बी कथन है, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। सी कथन है कि आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर बराबर रहता है। एक से अधिक कथन सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। दे रखा है कि आतपन सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी रोक लेती है, बिल्कुल कथन सही है। आपको याद रखना है आतपन के बारे में। आतपन का अर्थ होता है सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जो पृथ्वी से क्या करती है, रोक लेती हैं। ठीक है, जैसे ये अगर ये पृथ्वी है तो सूर्य से आने वाली किरणें क्या कर रही, पृथ्वी को रोक लेती हैं, उसे ही आतपन कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि अगला ऑप्शन है कि आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, ये कथन गलत है। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो आतपन की जो मात्रा होती है, जो ऊर्जा होती है, वो कम होती चली जाती है। इसलिए तो देखेंगे कि ध्रुवों पर क्या होता है, बर्फ जमी होती है ना, और उष्ण ये कह सकते हैं शीत कटिबंध देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आतपन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, और सी कह रहा है कि आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर बराबर होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पहला कथन सिर्फ सही है यहाँ पे। तो सही आंसर होगा आतपन सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी रोक लेती है। ठीक है, और आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती नहीं है, घटती है, आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, पृथ्वी पर सूर्य का ऊर्जा का 20 करोड़ भाग का, यहाँ पे का छुटा हुआ है, का कितना भाग प्राप्त होता है। ठीक है, सवाल है यहाँ पे, पृथ्वी पर सूर्य का ऊर्जा का 20 करोड़ भाग का, 20 करोड़वां भाग का कितना भाग प्राप्त होता है। ठीक है, केवल 2 भाग, केवल 3 भाग, केवल 0.2 भाग, या फिर एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। कहने का मतलब ये है मेरा सवाल ये कह रहा है कि सूर्य के पास जितना भी ऊर्जा होगा, ठीक है, सूर्य के पास जितना भी एनर्जी है, ठीक है, अगर उसका 20 करोड़ भाग कर दें, कितना भाग, 20 करोड़ भाग कर दें, तो उसमें से कितना भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है? 2 भाग, 3 भाग, केवल 0.2 भाग, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा, या फिर एक से अधिक, इनमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। सूर्य के पास जो भी एनर्जी है उसका अगर हम 20 करोड़वां भाग कर दें, 20 करोड़ भाग कर दें, जैसे मान लेते हैं कि अगर रोटी है जिसको 4 भाग कर दिए, है ना, या 8 भाग कर दिए, 6 भाग कर दिए, उसमें से 1 भाग, 2 भाग, है ना, तो इसी तरीके से पृथ्वी सूर्य के पास जितना भी एनर्जी है उसका अगर हम 20 करोड़ भाग कर दें तो उसमें से कितना भाग पृथ्वी के पास पहुँचता है, ये आपको बतानी है। केवल 2 भाग, केवल 3 भाग, केवल 0.2 भाग, या एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है 20 करोड़ भाग में से सिर्फ और सिर्फ 2 भाग पृथ्वी के पास पहुंचती हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा केवल 2 भाग। ठीक है, अब सोच देखिए जरा कि 20 करोड़ भाग करें और उसमें से मात्र 2 भाग पहुंचता है, कितनी कम मात्रा में हमारे पास एनर्जी पहुंच पाती है। सोच के देखिए जरा, फिर भी इतनी गर्मी महसूस होती है गर्मी के मौसम में, है ना। तो बड़ा ही आश्चर्य वाली चीज़ें हैं ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे लिखा भी है कि आप जानते हैं, से सवाल लिया गया था। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा की, ये देखेंगे जो लिखा हुआ है ना, ये इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 20 करोड़, 20 करोड़ भाग का केवल 1 भाग अर्थात 2 अरबवां भाग ही प्राप्त होती हैं। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अंतरिक्ष यात्रियों को उच्च वायुदाब पर काबू पाने के लिए चंद्रमा पर विशेष सुरक्षात्मक अंतरिक्ष पोशाक पहनना पड़ता है। दूसरा कथन है कि चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी की तुलना में सघन वायु है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1, 2, दोनों, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। दे रखा है कि अंतरिक्ष यात्रियों को उच्च वायु दबाव पर काबू पाने के लिए चंद्रमा पर विशेष सुरक्षात्मक अंतरिक्ष पोशाक पहनना पड़ता है। कथन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। ध्यान रखना है कि चंद्रमा पर कोई वायु नहीं है और इसीलिए वायुदाब भी यहाँ पे
नहीं है। अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर जाने के दौरान हवा से भरे विशेष सुरक्षात्मक अंतरिक्ष पोशाक पहनने पड़ते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष पोशाक को नहीं अगर पहनते हैं तो अंतरिक्ष यात्रियों को शरीर के द्वारा विपरीत बल लगने से उनकी रक्त सिराएं फट सकती हैं और इससे मृत्यु तक हो सकती हैं। ठीक है। और दूसरा कथन यहाँ पे कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी की तुलना में सघन वायु है, तो जब यहाँ पर वायु है ही नहीं तो सघन की बात हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों कथन यहाँ पे क्या है, गलत है। सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्या आप जानते हैं से सवाल बनाया गया था, इसको आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, वही चीज़ें जो हमने समझा रखा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, सवाल है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है, समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। बी कथन है, उच्च दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम जुड़ा होता है। सी कथन है, वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित के ताप द्वारा प्रभावित होता है। एक से अधिक सही है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। दे रखा है कि समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। बिल्कुल कथन यहाँ पे सही है। अब देखेंगे कि समुद्र स्तर पर वायुदाब क्या होता है, सर्वाधिक होता है। अब जैसे जैसे समुद्र स्तर से ऊपर जाते हैं, है ना, हाइट जैसे जैसे ऊपर पकड़ेंगे आप, तो देखेंगे कि वायुदाब जो होता है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बी कथन है कि उच्च दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम से जुड़ा होता है। ये भी कथन यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है उच्च दाब, उच्च दाब से संबंधित नहीं होता है। बादल युक्त आकाश और नम मौसम ये जुड़ा होता है निम्न दाब के साथ। ठीक है, तो बी कथन यहाँ पे क्या है, गलत है। सी दे रखा है कि वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित के ताप द्वारा प्रभावित होता है। ये कथन सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वायुदाब का क्षैतिज वितरण, क्षैतिज मतलब इस तरीके से जो वितरण होता है किसी स्थान पर उपस्थित के ताप द्वारा प्रभावित होता है। बिल्कुल कथन सही है। ताप के द्वारा ही जो वायुदाब का जो क्षैतिज वितरण होता है वो प्रभावित होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन, एक से अधिक यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए बाकी इसको देख लीजिएगा। वैसे इसको व्याख्या एक बार समझा देते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से क्या होता है, गिरता है, और समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता चला जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्राप्त होता है। उन क्षेत्रों में जहाँ तापमान अधिक होता है वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है, जबकि निम्न दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ ये जुड़ा होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है, एक पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। बी कथन है कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब एवं क्षेत्रों की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। और सी कथन है कि व्यापारिक पवनें एक छोटे क्षेत्र में दिन या वर्ष की विशेष अवधि में चलती हैं। एक से अधिक कथन सही है, इनमें से कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में। दे रखा है, एक पवन का नाम उसके आने की दिशा के, माफ़ कीजिएगा, एक पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। बिल्कुल कथन सही है। ठीक है, एक पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। ठीक है, कि ये कौन सी पवन है। ठीक है, बी कथन है कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब एवं क्षेत्रों की ओर वायु गति के पवन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी कथन सही है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब एवं क्षेत्रों की ओर वायु गति के पवन कहते हैं, है ना। उच्च दाब से देखेंगे हवा किधर चलती है, निम्न दाब की तरफ, तो ये भी कथन सही है। सी कथन कह रहा है कि व्यापारिक पवनें एक छोटे क्षेत्र में दिन या वर्ष के विशेष अवधि में चलती हैं। तो याद रखना यहाँ पे ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, व्यापारिक पवनें एक छोटे क्षेत्र में दिन या वर्ष के विशेष अवधि में चलती हैं, इसे व्यापारिक पवनें नहीं कहते हैं, इसको स्थानीय पवनें कहते हैं। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पे गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन, एक से अधिक यहाँ पे सही है। साथ ही साथ देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्या आप जानते हैं से सवाल लिया गया था। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाले पवन को पश्चिमी पवन या पछुआ पवन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सवाल बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। बाकी और भी हम लोग पॉइंट देखेंगे यहाँ पे। एक पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण, पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पवन कहते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब एवं क्षेत्रों की वायु की गति को पवन कहते हैं। व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें स्थानीय पवनें हैं। ये लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। स्थानीय पवनें छोटे क्षेत्र में दिन या वर्ष के किसी विशेष अवधि में चलते हैं। उदाहरण के लिए स्थल और समुद्री समीर। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे, स्थानीय पवनें जो होते हैं वो छोटे क्षेत्र में दिन या वर्ष के किसी विशेष अवधि में ये चलते हैं। ठीक है, तो याद रखना था। और यहाँ पे क्या था, व्यापारिक पवनें एक छोटे क्षेत्र में दिन या वर्ष की विशेष अवधि में चलते हैं।
तो ये कथन यहाँ पे गलत था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, जब वाष्प गर्म हवाओं के साथ ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचकर संघनित होकर बूंद के रूप में बरसती हैं तो उसे क्या कहते हैं। बताना है कि जब वाष्प गर्म हवाओं के साथ ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचकर संघनित होकर बूंद के रूप में बरसती हैं उसे क्या कहते हैं। चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, ऐसे वर्षा को कहा जाता है संवहनीय वर्षा। ठीक है, वर्षा के 3 प्रकार हैं, चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा और संघनीय वर्षा। आप इस मैप के जरिए समझ सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर लेकर के आते हैं। ठीक है, देखिए इसको, तो वर्षा का 3 प्रकार है यहाँ पे। देखिए वर्षा के प्रकार, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा और ये संवहनीय वर्षा। ठीक है, दोनों के बारे में एक तो हमें ये बता दिया यहाँ पे। संवहनीय वर्षा किसे कहते हैं, जब वाष्प गर्म हवाओं के साथ ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच करके संघनित होती है और बूंद के रूप में जब बरसती से संवहनीय वर्षा कहते हैं, जो कि कुछ ये वाला इसका उदाहरण है। ठीक है, जब यहाँ पर ये गर्म होती है वायु और ये वायु गर्म होकर के ऊपर चल जाती है और फिर संघनित होकर के जब वर्षा कराती है, जिसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। चक्रवाती वर्षा क्या होता है, तो देखिए इधर से ठंडी वायु और इधर से ये गर्म वायु जब दोनों मिलकर के जब मिलती हैं और इस तरीके से जब वर्षा होती है ना, तो इसे चक्रवाती वर्षा कहते हैं। और पर्वतीय वर्षा क्या है, तो पर्वतीय वर्षा ऐसा होता है जैसे एक पर्वत है, तो इधर से गर्म वायु चल करके आ रही हैं, ऐसे टकरा करके फिर यहाँ पर बूंद संघनित होंगी और यहीं से फिर जब वर्षा कराती हैं तो इसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में लोग डिटेल्स देखते हैं, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। इसका नोट्स आपको अच्छी तरीके से मिलेगा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली वाष्प प्रयुक्त हवाओं की दिशा में जब पर्वत पर आ जाते हैं तो हवाएं पर्वतों के सहारे ऊपर उठने लगती हैं। अधिक ऊंचाई पर पहुंचने पर हवाएं ठंडी होकर पर्वतों पर वर्षा कराती हैं, इसे ही पर्वतीय वर्षा कहते हैं। ऐसा में समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली वाष्प प्रयुक्त हवाओं की दिशा में जब पर्वत आ जाते हैं, जैसे समुद्र से किधर चल रहा है, स्थल की ओर हवाएं चल रही हैं, कौन सी, ये वाष्प वाली हवाएं है, जिसमें कि आर्द्रता ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी। अब ये चलते जा रहा है, अब यहाँ पर कोई एक इसको पर्वत मिल गया, तो इसे टकरा करके अब क्या होगा, यहीं पे संघनित होगा और यहीं पे वर्षा करा देगा, इसे ही कहा जाता है पर्वतीय वर्षा। ठीक है, ऐसी वर्षा अधिकतर मानसूनी और पछुआ पवनों के क्षेत्रों में होती हैं। पर्वतों के वर्षा वाले भाग के विपरीत भाग में वर्षा या तो होती नहीं है या तो कम होती हैं। अतः पर्वत के ऐसे भाग को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये है पश्चिमी घाट यहाँ पे। ठीक है, ये भारत का मैप का दक्षिणी हिस्सा हम बता रहे हैं, यहाँ पे पश्चिमी घाटी वाला। इधर जब वर्षा होती है ना कुछ इस तरीके से, तो ये इधर से वर्षा नहीं, मतलब यहाँ से जब पवनें चलती हैं, अब ये अपने साथ वाष्प को लेकर के जब चलती हैं तो इससे टकराती हैं यहाँ पे पश्चिमी घाट से। टकराने के बाद इधर ही वर्षा पूरा होता है, लेकिन इसके इधर एरिया में देखेंगे क्या होता है, यहाँ पे वृष्टि छाया पड़ती हैं, जो आप देखेंगे पढ़ने को मिलता भी है कि तमिलनाडु भी देखेंगे कि वर्षा बहुत कम होती है इस मौसम में, जब यहाँ पे इस तरह से वर्षा होती है, मानसूनी वर्षा। ठीक है, तो यही कारण है यहाँ पे। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है, यहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। भारत में पश्चिमी घाट के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पर्वतीय वर्षा खूब होती है, जबकि इसके पूर्वी भाग में वर्षा कम होती है। अर्थात ये पूर्वी भाग इधर वाले एरिया में बहुत कम वर्षा होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पश्चिमी घाट इसको क्या करता है, रोक लेता है पर्वत, और यहीं पर वर्षा इधर इस एरिया में बहुत ज़्यादा वर्षा कराता है। ठीक है, यह वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। इस बात है चक्रवाती वर्षा किसे कहते हैं, तो गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने पर गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं और ठंडी हवाएं चारों ओर से उस कम दाब के क्षेत्र की ओर दौड़ती हैं। पृथ्वी की गति के कारण ये हवाएं गोलाई में घूमने लगती हैं और चक्रदार हो जाते हैं ये, और ऐसी हवाओं को चक्रवात कहते हैं। चक्रवात में मध्य की हवाएं ऊपर उठकर ठंडी होने पर वर्षा कराती हैं, इसे ही चक्रवाती वर्षा कहते हैं। शीत ऋतु में पश्चिमोत्तर भारत में चक्रवाती वर्षा होती है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, शीत ऋतु में पश्चिमोत्तर में, ठीक है, भारत में चक्रवाती वर्षा होती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, उड़ीसा के भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों में कब महाचक्रवात आया था, जिसमें 130 लाख लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। 1999, 2000, 1923, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना ये घटना घटी थी 1999 में। ठीक है, ये घटना कब की है, 1999 की घटना है, ध्यान रखिएगा। चलिए, और ये भी ध्यान रख सकते हैं कि 25 अक्टूबर 1929 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड के खाड़ी में अवदाव के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ था। और ये घटना 25 अक्टूबर के तो यहाँ पे उठा था, ये चक्रवात यहाँ पे उत्पन्न हुआ था, लेकिन उड़ीसा पहुँचते पहुँचते ये 29 अक्टूबर का समय था ये। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, 29 अक्टूबर को ये घटना घटी थी उड़ीसा में, अर्थात 4 दिन का समय लगा था लगभग, 25/4/29। अगला सवाल है, ऐसी पवनों को क्या कहते हैं जो विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। ऐसी पवनों को क्या कहते हैं जो विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं।
स्थानीय पवन, मौसमी पवन या स्थानीय पवन एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहते हैं मौसमी पवन। ठीक है, मौसम के अनुसार जो बदलती रहती हैं ऐसी पवनों को क्या कहा जाता है? मौसमी पवन। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्थानीय पवन क्या है, तो व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थानीय पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार दिशा दिशा में चलती रहती हैं, जिसे स्थानीय पवन कहते हैं। मौसमी पवन क्या है? ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मौसमी मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें क्या है? ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्र समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से, सवाल फिर से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तापमापी तापमान मापता है, वायुदाब मापी वायुदाब को मापता है, और वात दिग्दर्शी भूकंप की गति की दिशा बताता है। एक से अधिक सही है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा यहाँ पे। पूछा कौन सा सही है, तो पहला भी सही है यहाँ पे, और दूसरा भी सही है कि वायुदाब को मापता है, वायु तापमापी तापमान को मापता है, जबकि वात दिग्दर्शी ये वायु की दिशा को बताता है। ठीक है, ना कि भूकंप की गति की दिशा। ठीक है, तो ये कथन गलत है। सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, एक से अधिक यहाँ पे सही है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप पर, ये मानचित्र पर देख सकते हैं। तापमापी तापमान को मापता है, वायुदाब मापी वायुदाब को मापता है, जबकि वर्षा मापी वर्षा की मात्रा को मापता है, जबकि वात दिग्दर्शी पवन की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पे कुछ सवाल जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, उनसे भी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ था सवाल यहाँ पे। ये एनसीईआरटी बुक का जो है लास्ट में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं वहाँ से ये क्वेश्चन दिया गया है, वहीं का ये क्लिप है, स्क्रीनशॉट है ये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती हैं? ये है, कौन सी गैसें हैं? तो कन्फ्यूज नहीं होना है, क्या हो जाएगा? ओजोन गैस। ठीक है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सा है? क्षोभमंडल। वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है, जहाँ पे बादल नहीं बनती हैं, ये आपको बताना है। बादल विहीन है तो ध्यान रखना है, समतापमंडल इसका सही आंसर है। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु दाब बढ़ता है या घटता है? तो ये घटता है। ठीक है, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आ जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बताइए जरा, इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग वर्षा कहते हैं। ठीक है, जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे हम लोग वर्षा कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ मैचिंग करने के लिए है, तो देख लेते हैं हम लोग, मिला लेते हैं जल्दी से। व्यापारिक पवनें क्या होगा? ये व्यापारिक पवनें, तो ध्यान रखना ये व्यापारिक पवनें को ही स्थानीय पवन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चला जाएगा हम लोग का स्थानीय पवन। ठीक है, स्थानीय पवन। लू क्या है? लू एक मौसमी पवन है। ठीक है, और मानसून क्या हो जाएगा? ये पवन की क्षैतिज गति है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और पवन क्या हो जाएगा? पवन का हो जाएगा पवन की क्षैतिज गति। तो कहाँ पे है ये? अच्छा थोड़ा सा रुकिएगा। मानसून क्या हो जाएगा? मानसून हो जाएगा मौसमी पवन। किधर गया? माफ़ कीजिएगा, तो हम लोग उल्टा पल्टा कर दे रहे हैं, फिर से देख लीजिएगा बात। ठीक है, देखिए यहाँ पे व्यापारिक पवनें है ना, तो ये व्यापारिक पवनें जो होती हैं वो अस्थायी पवन होती है ना, हम लोग ऊपर पढ़े थे ना, तो ये हो जाएगा अस्थायी पवन। ठीक है, और ये लू जो है ये स्थानीय पवन है। ठीक है, लू क्या है? एक स्थानीय पवन है। ठीक है, जो कि मानसून क्या होगा? ये मौसमी पवन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला चला जाएगा इसी साथ, और पवन क्या है? पवन का क्षैतिज गति हो जाएगा, ये हम लोग इसमें मिला लेंगे। अब ये सही हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखना है, व्यापारिक पवन क्या है? एक अस्थायी पवन है, जबकि लू क्या है? एक स्थानीय हवा है। ठीक है, और मानसून क्या है? ये मौसमी पवन कहलाएगा, जबकि पवन क्या है? पवन की क्षैतिज गति में कुछ इस तरीके से चलती हैं। ठीक है, हवाएं जो इस तरह से चलती हैं, है ना, तो इसे कहते हैं क्षैतिज गति। हवाएं तो इससे तो कभी चलेगी नहीं ऊपर की तरफ, है ना, तो इसे क्या कहा जाएगा? पवन की क्षैतिज गति पवन से संबंधित है। ठीक है, तो ये इसका मैचिंग करना था, सही आंसर हुआ। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे 17-18 MCQ, और प्लस में ये कुछ MCQ जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।